बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज तीसरा जलसा हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। हैट्रिक हो चुकी है और अब जो इसके एक इम्प्रेशन और एक तासुर जो पूरी कौम के सामने इस पूरे इन तमाम जलसों का आ रहा है कि हदफ सिर्फ एक है कि किसी तरह पाकिस्तान के इदारों को मिलान किया जाए और हुकूमत उनका अब हदफ नहीं है। हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। आज की तकारीर जो वहां पर की गई, इससे बड़ी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आज मैंने खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की है शाहीन सबाई साहब से एक बार फिर कि हम इनका वर्जन लें, तज्जिया पेश करें आपके सामने कि किस तरह पाकिस्तान के इदारों को हदफ का निशाना बनाया जा रहा है और अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की दुनिया इसको किस तरह देख रही है। अब ये सियासत से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत नहीं रही, बल्कि अब इसको इंटरनेशनल इसकी एक सिग्निफिकेंस बनती जा रही है और इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। स्टार्ट यहीं से सर करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब इसकी एक सिग्निफिकेंस बनती जा रही है। आप कारगिल की बात करते हैं, आप इदारों की बात करते हैं, आप उन इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से जो पाकिस्तान की बका की रिस्पॉन्सिबल हैं, हिफाजत की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने उनको डायरेक्ट मिलाइन करना शुरू कर दिया। अब दुश्मन तो पहले ही नहीं चाहता कि ये इदारे मजबूत रहें। आपको याद होगा मैंने ये लफ्ज कहा था कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी को किसी तरह पंजाब पुलिस बना दिया जाए। सर अब हालात तो कुछ इसी तरह हो रहे हैं और आपने कहा था इरफान, ये बड़ा जुमला आपने सख्त कह दिया है। इसीलिए सर मैं आज प्रोटेस्ट में देखिए काली टाई भी लगाकर आया हूं कि इन इदारों को मिलाइन किया जा रहा है। सर देखें इरफान, बात यह है कि इनका टारगेट तो असल में इदारे हो गए हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, असल तो वो टारगेट है कि इसको हटाया जाए और उसकी जगह हम आए। तो फिर ये सारे इदारे जो हैं ये हमारे साथ काम करें एंड हमारे अंडर काम करें। अब क्योंकि ये नहीं हो रहा तो उन्होंने प्रेशर बिल्डिंग शुरू की है। इमरान खान तो मान नहीं रहे, और तो जितना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितना ये अपना मूवमेंट बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनका एटीट्यूड ज्यादा सख्त से सख्त होता जा रहा है। अब इन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव ये ढूंढा है कि जी इदारों को डायरेक्टली और इदारों में जो लीडरशिप है उसको डायरेक्टली अटैक किया जाए, ताकि वो प्रेशर में आए और वो फिर इमरान खान से कुछ कहें कि जी आप थोड़ा हाथ जरा हौला रखें, या जो भी उनकी डिमांड है। मगर वो भी नहीं हो रहा, उसका उल्टा ही असर हो रहा है। यानी एक तरफ तो इदारे इनकी बात या तो इग्नोर कर रहे हैं, या उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या उसको वो कह रहे हैं इनको बोलने दो, जो बोल रहे हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस वो लगा सकते हैं कि जी पाकिस्तान में उनकी तकरीर ना सुनी जाए, पाकिस्तान में ज्यादा इस तरह की जो सबवर्सिव बातें ना फैलाई जाएं, तो वो तो हो रहा है। लेकिन ये कि साथ ही साथ इदारे गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट की तरफ भी देख रहे हैं कि ये हमें डिफेंड करे। खुद वो नहीं बोल रहे, अगर गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है उनको, तो वो दोनों एक तरह से दे आर कमिंग क्लोजर। और इसी जो सारा जो कैंपेन चल रही है उसमें एक और भी एलिमेंट आ गया है कि जुडिशरी भी हमारी आ गई है, और उन्होंने भी गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक तरह से सपोर्ट किया है। जो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया था कि ये करप्शन और केसेस अकाउंटेबिलिटी को तेज किया जाए और डे टू डे बेसिस पे चलाया जाए और लॉजिकल एंड पे पहुंचाया जाए। मकसद ये है कि तीनों जो इदारे इन अपोजिशन के और इन अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ जो लोग हैं, उनके खिलाफ तीनों इकट्ठे हो गए और एक साथ वो अब एक ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। एक तो इसका यानी जो नतीजा निकला है इनकी मूवमेंट का, वो ये है कि सब के सब कंसोलिडेशन हो गई है दूसरी तरफ। अच्छा, और दुनिया में जो हमारे दुश्मन है, जैसा कि आपने कहा, वहां पे बड़ी खुशी है। जाहिर है उनको एक मटेरियल मिल रहा है कि वो गालियां दें, वो मजाक उड़ाएं, वो जितना भी शोर शराबा कर सकते हैं करें। मगर वो प्रोपेगेंडा है, वो जाहिर है प्रोपेगेंडा करेंगे, और हम हमारे जो
विद इन हमारे अपने जो दायरे में अभी तक मैंने कोई ऐसा साइन नहीं देखा जिससे नजर आए कि इनके मूवमेंट की वजह से अवाम जो है बिल्कुल सड़कों पे निकल आए और मामला उबल गया और लोग जो है वो झंडे लेके खुद निकल गए और एक इनकलाब बर्पा हो गया। वो अभी तक इनकलाब मुझे कहीं उसकी चिंगारी भी नजर नहीं आ रही। तो ये जैसा आपने कहा हैट्रिक हो गई इनकी, हैट्रिक तो हो गई है, लेकिन वो हैट्रिक भी ऐसी है कि जी गुजरावाला में एक पार्टी का शो था, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, मीडिया उसमें उलझ गया। फिर कराची में दूसरी पार्टी का शो था, वहां पे सफदर साहब ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। आज जो था वो मौलाना साहब का शो था, वहां पे भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि जी बलूचिस्तान को ये होना चाहिए और आजाद होना चाहिए। और तो ये सब अपनी अपनी पार्टियां अपना अपना शो कर रही हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं कि जी हम एक्टिव हैं और अलाइव हैं। शाह अवैस नूरानी साहब ने ये नारा लगाया है कि आजाद करो बलूचिस्तान को। पहली तकरीर उन्हीं की थी और उन्होंने पहले ही आते ही कहा कि जी बलूचिस्तान को आजाद रियासत होना चाहिए। आजाद रियासत की बात करना नूरानी साहब की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उनकी हैसियत क्या है एज ए पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर। स्टेचर कुछ नहीं, क्या हैसियत है उनकी? वो कराची में एक यूनियन काउंसिल की सीट तो जीत नहीं सकते। उनको नेशनल स्टेज पे उठा के पूरे नेशनल लीडरशिप जिसे वो कहते हैं, उनको तकरीर कराई जा रही है कि जी वो बलूचिस्तान में तो उनको मेरे ख्याल है 2 आदमी गाड़ी को धक्का देने के लिए भी नहीं मिलेंगे अगर गाड़ी रुक जाए तो। लेकिन सर इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो नारा लगा रहे हैं कि रियासत को, बलूचिस्तान को आजाद किया जाए। जब ये नारा उन्होंने लगाया है उस वक्त उन पार्टीज की मौजूदगी में लगाया है जो पाकिस्तान में ओपोजिशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए ना, उनको जब बुला के इतना बड़ा स्टेज दिया गया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ बात करनी है ना। जो उनके होस्ट है उनको खुश करने के लिए वहां बलूचिस्तान में बुलाया गया। उनको बलूचिस्तान में उनसे तकरीर कराई जा रही है, वरना तो वो कराची में आज तक तो मुझे तकरीर करते हुए नजर नहीं आया। कि वहां 2 लोग भी नहीं होते वहां पे तकरीर उनकी सुनने के लिए या कोई उनकी एक्टिविटी कराची में। नूरानी साहब, मौलाना नूरानी जब थे तो वो उनकी एक पोजीशन थी, वो इलेक्शन भी लड़ते थे, वो जीत भी जाते थे, लेकिन उसके बाद तो वो पार्टी खत्म हो गई। तो अब इनका क्या रोल है? लेकिन इनको यूज किया गया और ये तैयार है यूज होने के लिए। बिल्कुल सर, हम सर पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे आज ये तमाम तकरीरों का पोस्टमार्टम आपके साथ मिलकर करना है। पहली तकरीर देखिए, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा को जवाब देना होगा, जनरल फैज हमीद आपको जवाब देना होगा। आप किसके घर जाकर एक हाजिर जज के घर जाकर दबाव डालते रहे, उन्होंने ऐसा भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आइन की पासदारी, फौजियों को उन्होंने मुखातिब करके कहा आपने सियासत में मुदाखलत ना करने का हल्फ उठाया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आप फैजाबाद धरने के जिम्मेदार नहीं। ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जो तफसीली फैसला आया था उसमें कहा गया और आपने वही किरदार अदा किया जिसका रेफरेंस उस फैसले में दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मुकाबला तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे लाने वालों के साथ है। फिर उन्होंने दोबारा परवेज मुशर्रफ का नाम लिया, यानी जो जनरल्स हैं माजी के, और उनका भी नाम ले रहे हैं। कारगिल में जो कुछ हुआ, कारगिल का भी हवाला दिया। तो अब सर ये बता दें कि जब आप, और इंपॉर्टेंट चीज, सिविल सर्वेंट्स के नाम उन्होंने पैगाम भी दिया है। वो ये कहते हैं कि किसी के प्रेशर में नहीं आना। सर आप इस पे भी वजाहत करें कि किसके प्रेशर में, अगर प्रेशर में नहीं तो और क्या है। उन्होंने अभी तक आईजी साहब ने अपना कोई बयान जारी करना था, कौम के सामने आके मुखातिब होते। अगर वो प्रेशर में नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिंध हुकूमत से ज्यादा प्रेशर में है। ना उनका कोई स्टेटमेंट आया, ना उन्होंने मीडिया टॉक की इस हवाले से। इंपॉर्टेंट था। तो सर ये हदफ पाकिस्तान के इदारों को बनाया जा रहा है और कोशिश, शायद मुझे तो ऐसा तासुर मिला कि कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक, जैसा आपने गुफ्तगू शुरू होने से पहले भी कहा, कि इस तरह के कोई आसार बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उनका डेस्परेशन बढ़ता जा रहा है रोज बरोज, क्योंकि जितनी उनकी मूवमेंट वो आगे टाइम गुजर रहा है, वो मूवमेंट, वो मोमेंटम जिसे कहते हैं कि बनना चाहिए था, वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। वो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जितने बड़े पहले होते थे उतने बड़े भी शायद नहीं हो रहे, या उतने बड़े हो चले ठीक है, लेकिन कोई जो नेशनल मोमेंटम जिसे कहते हैं वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जी इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। और गवर्नमेंट
भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है। वो कहते हैं हमने आपकी कोई बात नहीं सुननी, कोई एनआरओ नहीं होगा, और ज्यादा सख्ती आ रही है उनमें। तो ये अब हर इदारे में एक नाफरमानी की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा कि जी आप प्रेशर में ना आए। तो क्या इनकी बात माने? क्या जाहिर है होंगे बेशुमार लोग होंगे जिनको इन लोगों ने अपॉइंट किया होगा, जिनको इन्होंने आउट ऑफ टर्न अपॉइंट किया होगा, मेरिट पे नहीं किया होगा, पॉलिटिकल बेसिस पे किया होगा। क्या उन लोगों से ये कह रहे हैं कि जी आप बगावत कर दें और आप क्या काम करना छोड़ दें, गवर्नमेंट की बात ना माने? फौज में ये कह रहे हैं कि जी मैंने बल्कि सुना, तकरीर तो नहीं सुनी, लेकिन ये किसी ने एक इंटरप्रिटेशन दिया था कि इनका मतलब ये था कि फौज के जो नीचे के रैंक्स हैं वो ऊपर वाले जनरलों की बात ना माने। अब इस तरह की बात ये कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट एक सेडिशन की बात होती है। और गवर्नमेंट इस पे क्या रिएक्ट करती है, या फौज क्या रिएक्ट करती है, या अब जो डायरेक्ट चार्जेस उन्होंने लगाए हैं नाम लेके कि जी एक जनरल जाके जज साहब से मिले, मेरा ख्याल है ये सीरियस बात है, और इस पे किसी न किसी को ऑफिशियली इसका रिबटल देना चाहिए और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ये क्या है। लेकिन सर वो रिबर्टल आ भी जाए तो उससे तो वो ये चाहते हैं कि रिएक्शन आए और फिर हम उस हिसाब से अपनी पॉलिसी, अपनी जो हिकमत अमली उसे डिवाइस किया जाए। कि इदारे क्या सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है ये भी उनका होगा कि जो इंगेज किया जाए उनको आपस में, तू मैं उनके साथ भी की जाए, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो जवाब दे देती है। वो खड़े होके अभी मैं देख रहा हूँ कि जो फवाद साहब खड़े हुए हैं, या सईद मुराद साहब खड़े हैं, या शिबली फराज साहब खड़े हैं, जो भी जितने लोग हैं वो सब पॉलिटिकल तो जवाब उनको मिल जाता है, लेकिन वो इंगेज करना चाहते हैं इदारों को। फौज जवाब दे, जजेस जवाब दे, नैब जवाब दे, मगर वो जवाब नहीं आ रहा है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है और डेस्परेशन भी बढ़ रही है। सर ये जो नाम लिया गया और एक जनरल का नाम लेकर कहा गया कि दबाव डाला गया 2 साल तक, क्या चाहते थे आप? फिर कारगिल की बात भी हुई है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जब आप वज़ीर आज़म थे उस वक्त तो ये पॉइंट रेज नहीं किए गए आपके पास। आपने मुशर्रफ को, बेनज़ीर भुट्टो, जैसा बिलावल ने भी कहा, और वहां पे भी कहा गया कि जो कत्ल है किया करवाया गया, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? आपकी हुकूमत होती है, आप उस वक्त कुछ नहीं करते। जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं, यानी 5 साल आपकी हुकूमत रही है, आप जो कातिल थे और जिस पे आपको शक था, आप उन्हें इंसाफ के कटहरे में ला सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया। तो अब क्योंकि मौका ऐसा है, और अब आप के पास क्या जवाब रह जाता है, इखलाकी भी और पॉलिटिकल भी, कि आप आकर इदारों को उस तरह तनकीद का निशाना बनाएं। और कारगिल का पॉइंट नवाज शरीफ ने रेज किया है और इम्पोर्टेंट है, और कि उस पर उन्होंने कहा कि अगर खाना नहीं भेज सकते तो असलहा भेज दो, ऐसी बात भी हुई। तो ये हमें नवाज शरीफ साहब को अब क्यों ऐसी चीजें याद आ रही हैं, और बिलावल साहब को ये कौन सी हिकमत अमली है? देखिए, बात सीधी है कि इनके पास और कोई टॉकिंग पॉइंट तो है नहीं, और कहें तो क्या कहें। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि अब एक सेफ जगह पे जाके बैठ गए, और अब उन्होंने मेरा ख्याल है इरादा भी कर दिया है कि अब मुझे वापस नहीं आना, तो अब वो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी बात कर दें, उनको कोई खतरा कोई नहीं है कि जी मुझे कोई पूछेगा या मुझे कोई पकड़ेगा, या जैसा अल्ताफ हुसैन का जो हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि वो रोज बरोज आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि वो फिर खुद ही पार्टी जो है उनकी इम्प्लोड हो गई या एक्सप्लोड हो गई, या जो भी कुछ उन्होंने किया। तो ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े। और पता नहीं, अभी तो खैर ये अपने जमाने की बातें कर रहे हैं, कारगिल की और इसकी, और 3 दफा ये वजीर आजम रहे, पता नहीं न्यूक्लियर पे कोई बातचीत शुरू कर दें, कुछ और ऐसी इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें शुरू करते हैं, तो कोई आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंदर जो इनकी पार्टी है, उसको ये भुगतना उनको पड़ेगा। जो कुछ वो बातें कर रहे हैं, अगर वो या पार्टी जो है वो इनको सपोर्ट करती है और इनकी लाइन पे चलती है, तो ये खतरनाक बात होगी, और इसको मेरा ख्याल है ये रोका जाएगा, और ये लोग सोच समझ के जरा बात भी करेंगे और सोच समझ के चलेंगे कि जी ये
पूरे के पूरे जो नेशनल हमारा एक सेटअप है उसको डैमेज ना करें। ये नवाज शरीफ तो कर रहे हैं बैठ के, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में मेरा ख्याल है बहुत सारे सियाने लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं और समझदार लोग हैं, वो बिल्कुल ये पसंद नहीं कर रहे कि और ना करेंगे कि इस तरह की बातें चलती नहीं, क्योंकि आगे चल के अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है और कोई उनका रोल है, जाहिर है उनका एक वोट बैंक है, अभी तो है, लेकिन ये कि अगर इसी तरह वो चलते रहे तो वो वोट बैंक भी फिर नहीं रहेगा। तो ये इनकी पार्टी को यहाँ समझने की जरूरत है। सर ये बात तो पाकिस्तान की अवाम, मुझे नहीं पता कि ये कौन से अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जब आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेंगे तो पाकिस्तान की अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, इन सियासतदानों के साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी जो सिर्फ झूठे नारों लेकर अवाम के सामने जाते हैं और वोट के लिए जाते हैं। इससे ज्यादा हकीकत कुछ नहीं है और ये एक जेन्युइन ऑन द ग्राउंड पब्लिक सेंटीमेंट मौजूद है। आज अगर आपकी दुश्मन से जंग शुरू हो जाए तो उन्होंने पाकिस्तान की हफाज के साथ खड़ा होना है। इन सियासतदानों ने पाकिस्तान को नहीं बचाना जो हालात हमारे सामने हैं। सर मैं आपका इस हवाले से भी जरूर मौक़िफ़ जानना चाहूंगा कि आज वहां पर जो बात की गई मिसिंग पर्सन्स की, सर ये मिसिंग पर्सन्स की कहानी कोई आज की तो नहीं है। 3 दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे नवाज शरीफ साहब और पीपी की गवर्नमेंट भी रही। ये मामला कोई आज का तो नहीं है जिसे मंसूब किया जा रहा है। टारगेट सिर्फ कुछ इदारों के कुछ लोगों को करना है। आपको लगता है कि वो लोग जो अलहदा बलूचिस्तान की बात करते हैं और एक तहरीक चलाने की बात करते हैं, फॉरेन फंडिंग होती है, फरारियों की कहानियां हमारे सामने हैं जो हथियार मुतादिद बार उन्होंने डाले, ये किस तरह से पाकिस्तान दोस्त तरीके हैं जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं? अलहदा बलोचिस्तान, मिसिंग पर्सन, ताने बाने, फॉरेन फंड, ये जो जहां से इन्हें पैसे मिलते हैं, रॉ के जो मामलात हैं, जो काम जिस अंदाज से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये किस तरह से दोस्त पाकिस्तान हो सकते हैं जिन्हें मिसिंग पर्सन्स का नाम। और फिर आज तो मरीम नवाज ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए 3 भाइयों की बहन ने जब मुझे वो तस्वीरें दिखाई। तो क्या इनकी आंखों में तब आंसू नहीं आते जब फौजी, सर कईयों के तो नाम भी नहीं हमें पता चलते कि कितने फौजी सरहदों पे शहीद हो गए और दुश्मन किस तरह हमारे घर में बैठा हुआ है, किस तरह इदारों को, किस तरह पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है। तो सर इस पे भी रोशनी डालें। देखिए, मिसिंग पर्सन्स की जहां तक बात है, ये सबको पता है कि बलूचिस्तान में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म का एक सारे दुश्मन के लोग बैठे हुए हैं। टेररिज्म की तैयारियां हो रही हैं और बहुत फैला हुआ है हर तरह से। यानी वहां पे एक इतनी बड़ी गड़बड़ है कि सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं वो पूरा पूरा फोकस वहां पे उनका हर वक्त रहता है और वो रोज कोई ना कोई इनकी प्लॉट्स को वो फॉइल करते हैं, उन पकड़ते हैं। कई जगह पे ये कामयाब हो जाते हैं, जैसे आज भी कोई बम का धमाका हो गया जहाँ जलसा हो रहा था उससे कुछ थोड़ी दूर। तो ये एक लड़ाई उनकी मुस्तकिल जारी है और इस लड़ाई में बहुत से लोगों को उन्हें पकड़ना पड़ता है, बहुत से लोगों को मारना पड़ता है। लड़ाई होती है, बाकायदा फाइट होती है उसमें। अब इनके हमारे फौजी भी शहीद होते हैं, उनके लोग भी मारे जाते हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूअस यानी पूरा बैटल है। इसमें अगर कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो उनको मिसिंग पर्सन्स का नाम देके, मिसिंग पर्सन्स में मुझे नहीं पता आज तक कितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल लोग हैं जो कि मिसिंग है। तो वही लोग मिसिंग है जो इन हुकूमत के स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं। अगर वो मिसिंग है तो मिसिंग है, मर गए तो मर गए। मरियम साहिबा को अगर रोना आ रहा है कि जी कुछ लोगों पे, तो इनकी जो अपनी पंजाब में जब वो मॉडल टाउन की औरतों पे गोलियां लगी थी तो उस वक्त रोना नहीं आया उनको। वहां पे तो वो डायरेक्टली औरतों को मार दिया था खड़े खड़े। तो ये तो लड़ाई स्टेट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, जिनको के उनको पकड़ना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है और उनसे लड़ना पड़ता है बाकायदा, और रोज और 24/7 ये लड़ाई चल रही है। तो ये एक पॉलिटिकल इश्यू जरूर उनके हाथ में है कि जी के प्रोपेगेंडा करो इनको प्रेशर में लाने के लिए। लेकिन असली बात यह है कि ये खुद पॉलिटिकल गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकती, ना सिर्फ ये उनकी हुकूमतें लड़ सकती हैं। जब खुद पावर में होती हैं तो बोलते भी नहीं है, और जिन्होंने लड़ना है उनको फिर ये अटैक करते हैं क्योंकि वो इनकी बात नहीं मान रहे। तो ये
बहुत गंदी किस्म की सियासत है और दुश्मनों के हाथों में एक तरह से ये खेल रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सर, जो पार्टी वीडियोस बना के जजों की उन्हें ब्लैकमेल करेगी और फिर उन्हें अपने इस्तेमाल करेगी, उससे हम इसी किस्म की उम्मीद कर सकते हैं कि इदारों पे कीचड़ उछाला जाएगा। उन्होंने मरियम साहिबा ने आज ये भी कहा कि हम पूछते हैं कि ये पिज़्ज़ा क्या है, तो हमसे वो चुप हो जाते हैं। आसिम सलीम बाजवा को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया काफ़ी सारा। नौकरी पेशा होने के बावजूद आपके पास अरबों खरबों के असासे कहाँ से? सर, ये तो सवाल हमारा भी है, इन सियासतदानों से बताया जाए कि बिलावल हाउस कैसे बना। हमारा भी सवाल है कि ये एवेन्यू फील्ड कैसे बना, सरे महल, ये किताबें जो लोग लिखते हैं। चलें सर, ये भी हम मान लेते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि सियासतदानों को मुलायम किया जाए, लेकिन इसका भी तो जवाब कहीं से नहीं आता। ये भी तो बताएं कि रसीदें कहाँ पर हैं। ये भी बताएं कि इतने असासे, जब एक सियासतदान घर जाता है तो उसे पता होता है कि मेरा एक लग्जरी किस्म का अपार्टमेंट लंदन में तैयार है, तो मैं वहां पर बैठकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारूंगा। अब नवाज शरीफ साहब को अपनी बाकी जिंदगी की परेशानी तो नहीं होगी ना सर? परेशानी तो उन लोगों को होगी जो पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। परेशानी उन लोगों को होगी जिनका नाम लेकर ये सियासत करते हैं कि चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब ये इन लोगों की परेशानी का मामला नहीं है, इसको तो आवाम को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रोशनी से जरूर डालें। ये जो दाना लगाया जा रहा है सी पैक का, क्या हालात हमारे वहां पे खराब हो गए? क्योंकि ये एक ऐसा तासुर दे रहे हैं सी पैक के हवाले से कि शायद हमारी सऊदी अरब से तो खैर हालात जो भी हुए, चीन से भी हमारे हालात खराब हो गए। नहीं, मेरा ख्याल है कि इतने ज्यादा अभी चीन से ज्यादा हालात खराब नहीं है, और मेरा ख्याल है होने भी नहीं चाहिए और होंगे भी नहीं, इसलिए कि सी पैक जो है वो, उसकी गारंटी आपको याद हो कि जब जनरल बाजवा शुरू में थे, जनरल राहील थे, उन सब ने मिलकर कहा था कि जी इस सी पैक की गारंटी फौज की गारंटी है, कि फौज इन इन जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने सी पैक के मामलात हैं, उनको ये एश्योर करेगी कि ये चलते रहें, इनमें कोई रुकावट ना है। पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल जो भी टू एंड फ्रो होती रहे, क्रिकेट मैच होता रहे, लेकिन सी पैक पे उसका असर नहीं होना चाहिए। और ये अभी भी मेरा ख्याल है रेलिवेंट है, और बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि वहां के जितने मामलात है, जाहिर है उसकी सिक्योरिटी तो फौज के हाथ में। बलूचिस्तान पूरा का पूरा, और खासकर उन जहाँ पे के फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो वहां पे बन रहे हैं, जिन्होंने पैसे लगाए, उन सबकी गारंटी फौज ने दी है, और वो वहां पे हैं मौजूद लोग। तो इन्होंने जब ये जनरल आसिम बाजवा को अटैक करते हैं, तो ये उनको अटैक नहीं करते, ये फौज को अटैक करते हैं, और सीपैक को अटैक करते हैं, और बलूचिस्तान को अटैक करते हैं। और उनका मकसद बिल्कुल यही होता है कि जी किसी तरीके से ये इतना प्रेशर डेवलप किया जाए कि जी ये हमारी बात, आखिर में बात वहीं आके गिरती है, जिसे कहते हैं ना, वो नाला जहाँ गिरता है वो एक ही जगह है, कि हमारे केसेस खत्म कर दें, और वो हो नहीं रहे। और ये सारा का सारा हर चीज को वो मलाइन करेंगे, हर चीज को वो इन्वॉल्व कर लेंगे। कारगिल भी ले आएंगे, बलूचिस्तान भी ले आएंगे, सी पैक भी ले आएंगे, कौन कौन से कार्ड ले आएंगे, पंजाब कार्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन मसला वही है कि जी एक हल है कि किसी तरह इदारों को, फौज को प्रेशर में लाया जाए कि ये हमारे मसले हल कर दें, हमारी जान छोड़ दें, हमें माफ कर दें, बस। रसीदें वसीदें कोई नहीं देनी इन्होंने, ये आप बिल्कुल फिक्र न करें। अच्छा सर, ये मौलाना फजल रहमान की तकरीर बड़ी आज, उन्होंने कहा इदारों का एहतराम करते हैं, इदारे मुल्क के लिए जरूरी हैं, हम इदारों के सरबराहान की इज्जत करते हैं, मगर जब वो मार्शल लॉ लगाते हैं, मनपसंद हुकूमत की पुष्ट पनाही करते हैं, तो फिर इनसे शिकवा करना हमारा हक बनता है। मौलाना फजल रहमान साहब से ये बात करें। उनका हक भी बनता है, और फिर उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाना भी उनका हक है। ये भी तो, जब मार्शल लॉ लगा के कोई आके जनरल बैठ जाता है, तो फिर मौलाना साहब फौरन जाके उनसे एमएमए बना के और उनके साथ हुकूमत में भी शामिल हो जाते हैं, और उनके साथ बेशुमार तस्वीरें भी खिंचवाते हैं जनरल, और उनको वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे देते हैं, और उनको पता नहीं जो वो मांगते हैं उनको दे देते हैं। तो मौलाना साहब की सियासत तो जाहिर है सबके सामने है कि जी उनको अपना हलवा चाहिए, उनको अपना हिस्सा चाहिए, वो चाहे जो भी दे दे। आप देख रहे जितनी गवर्नमेंट्स आई आज तक, उन सब में मौलाना साहब शामिल रहे, चाहे वो फौजी हो,
चाहे वो सिविल हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे पीपीपी हो, जरदारी हो, सबके साथ दोस्त है वो, सब में शामिल है और सबके खिलाफ है, जो नहीं देगा उसके खिलाफ है। तो मौलाना साहब की सियासत तो बड़ी खुली खुली सियासत है कि भाई ठीक है, मैं तो एक मौलवी साहब हूँ, मेरा तो काम है अपने और अपने मदरसों के लिए पैसे जमा करना और उसको मैं बना के रखूं कि बस मेरा काम चलता रहे और सियासत में मुझे हिस्सा दो मेरा, और उसके बाद जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फौजी है या सिविलियन है, ये जो भी है, इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, जो भी है। तो ये असल में मसला ये हुआ है कि इमरान खान ने और इस गवर्नमेंट ने उनको कोई हिस्सा ऑफर नहीं किया। हलवा तैयार नहीं हुआ सर, हलवा तैयार नहीं हुआ। पता नहीं अब वो हलवा तैयार कर सकते हैं नहीं कर सकते उनके लिए, या जो भी उनके प्रॉब्लम थी कि हलवा उनके लिए नहीं था, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल जो बेस थी वो तो इमरान खान साहब ने छीन ली वहां पे केपीके में। तो असल तो उनका ये है कि साहब की जो एरिया था पूरा, पन्नू, डीआई खान और ये पूरा जो एरिया था जहां से इनको सीटें मिलती थी, वो तो उनके हाथ से निकल गया। अब वो कहते हैं कि जी हम आपको क्यों हिस्सा दें, किस लिए हिस्सा दें, इसलिए आपकी कोई ब्लैकमेलिंग की पावर है इसलिए दें, आपके पास ये मदरसे जो है इसलिए। मदरसों पे अगर हुकूमत एक बड़ी जामिया और बड़ी इफेक्टिव पॉलिसी बना ले कि ये जो रिलीजियस मदरसे हैं इनको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, और इनको ये जो चंद मौलाना और चंद उनके जो घराना है उनसे आजाद करके एक प्रोफेशनल वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हर मदरसे में लगा दी जाए, जिसमें पढ़े लिखे लोग हों, जिसमें मौलम हो, जिसमें आलिम फाजिल लोग हों, जो इस्लाम पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, सब पढ़ाएं, जैसा मुशर्रफ दौर में हुआ भी सर, मुशर्रफ दौर में हुआ भी था। तो ये सारी इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी, फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं। और ये करना चाहिए क्योंकि ये एक नेशनल सर्विस होगी कि इतनी बड़ी एक खिदमत भी करते हैं मदरसे, बहुत खिदमत करते हैं, बेशुमार हजारों लाखों लोगों बच्चों को वो रखते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको बड़ा करते हैं। मिस यूज भी होता है, लेकिन खैर उनको कंट्रोल करना चाहिए स्टेट को, और एक पॉलिसी बाकायदा होनी चाहिए जिसमें कि इनको कंट्रोल करने का एक तरीका हो, लोगों को रखें, उस्तादों को लाएं और डिफरेंट तरीके से लाएं, इन्हीं खाली इनके अपने घर के जो दाढ़ी वाले मौलाना है वो नहीं होने चाहिए, बाकी लोग। मौलाना फजल रहमान ने सर डीप स्टेट की भी बात की, हिलरी क्लिंटन का वो जो एक स्टेटमेंट थी उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि ऐसी ही रियासत को कहते हैं जहां पर रियासत के ऊपर रियासत हो और एजेंसियां चला रही हो। तो सर ये तो पूरी दुनिया का CIA का किरदार आपके सामने है, रशिया के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी आपके सामने है, हर मुल्क के अंदर रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनकी अपनी सियासत के अंदर वो भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो ये डीप स्टेट्स तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे इकदाम होते हैं, यानी FBI आपके अमेरिका के अंदर और CIA का एक अपना किरदार है और हमेशा टसल्स मौजूद होती हैं। तो अभी मौलाना ये डीप स्टेट वाला कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप स्टेट तो दुनिया में हर जगह, जैसे आप कह रहे हैं, और सही बात है, इसको कहते हैं डीप एस्टैब्लिशमेंट। हर जगह, यहाँ पे है, अमेरिका में है, ब्रिटानिया में है, हर जगह है। और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो बाकायदा इन टच होती है। डीप एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज जो है वो फिक्स है, बनी हुई है, नेशनल इंटरेस्ट में, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी नहीं होती। वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बाज़ जगह पे होती हैं कि जी ये बेसिक हमारे कंट्री की पॉलिसी है, इसमें आपने ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है। और वो लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है ये, और वो उस पर चलते हैं। पाकिस्तान में अब ये एक थोड़ा चेंज ये आया है कि जी पाकिस्तान में भी अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो हमारी डीप स्टेट है वो एक तरह से हम आहंग है, जो गोल्स हैं और उनके मिशन हैं और जो मकसद हैं। पहले ये होता था कि जी वो डीप स्टेट वाले कहते थे कि हमें ये करना है, नवाज शरीफ साहब कहते थे नहीं हमें तो इंडिया से जाके तो तिजारत खोलनी है और वहां आना है और जाना है, तो वो एक फ्रिक्शन वहां पे होती थी। अब वो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मामला इनके ठीक चल रहे हैं। और डीप स्टेट तो हर जगह होती है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर कोई गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनकी बात ना माने
उनको आर्गू करे, उनको कन्विंस करे कि जी ये हमारी पॉलिसी है और ये बेहतर है, वो भी मानेंगे और दोनों मिलकर चलेंगे। तो मौलाना साहब डीप स्टेट की क्या शिकायत कर रहे हैं? वो तो खुद डीप स्टेट का एक हमेशा से हिस्सा रहे। बिल्कुल ठीक है सर। उनके कहने पे चलते रहे हमेशा। बिल्कुल सही आपने कहा। मौलाना का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है जिसे शायद वो खुद भूल बैठे हैं, लेकिन हमें याद है। सर एक सवाल सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा ताल्लुक है इस पेशे से, सहाफत के साथ। मैं ये आपके सामने इसलिए सवाल रख रहा हूँ, इस पे सर बात भी होनी चाहिए। मैंने पाकिस्तान के अंदर जो सहाफती तंजीमें उन्हें बहुत करीब से देखा है। बहुत अरसे तक मैं लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर नहीं इसलिए नहीं बना कि मैं वहां की सियासत को देखता था। लोगों ने सहाफत कम और सियासत इसलिए करनी होती है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, खजांची बन जाएगा, जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, तो उन्हें ये पता होता था कि जनाब नौकरी मिले ना मिले, हमारे जो अगले साल कई साल जो हैं वो सेफ हो गए और हम खुल के जो है वो खेल सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, लोगों को हुकूमतों के साथ इवन के प्लाटों की सियासत भी वहां पे होती है, सब कुछ सामने है। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि यार आपको मेंबर जरूर बनना चाहिए, और उन्होंने ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया कि कौमी धारे में आए आप कौमी धारे में आए और इस तरह बगावत जो है ना करें। तो खैर हमने सियासत को बहुत करीब से देखा है। सर आपसे मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान के अंदर सहाफती तंजीमें हमेशा इस्तेमाल होती रही हैं। मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा भी रहा जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट जो ऑनरशिप है वो इन चैनल्स को यूज करती है अपने मकासद के लिए, जब आपने किसी को निकालना होता है। हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन यानी सहाफत की इकोनॉमिक लाइफ लाइन अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। जब इश्तिहारात बंद किए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि जनाब सहाफत पे हमला हो गया, सहाफती खून किया जा रहा है, क्या ये वाकई बातें ठीक है? आप किसी के इश्तिहार बंद कर दें और कहें कि सहाफत पे, हम भी तो सिर्फ सहाफत कर रहे हैं, हमारी कौन सी कोई इकोनॉमिक लाइफ लाइन मुतासिर हुई है? क्या प्राइवेट ऑनरशिप के साथ ही हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन जुड़ी हुई है, या इसके अलावा भी हम सहाफत कर सकते हैं? क्योंकि आप ये बातें कर रहे हैं, अपने जलसों में बातें कर रहे हैं कि सहाफियों को उठाया जाता है। कराची की एग्जाम्पल भी आपके सामने है और ये बातें हो रही हैं। देखिए ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है और बड़ा डीप, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है और बहुत ही जैसा कि आपने कहा कि आप कभी मेंबर नहीं बने प्रेस क्लब के, पता नहीं अल्लाह का शुक्र है या मुझ पे कोई ज्यादा ही अजाब है कि मैं आज तक हर सिटी में मैंने रहा, आज तक किसी यूनियन का और किसी क्लब का मेंबर नहीं रहा, ना कोई मैंने इलेक्शन लड़ा, ना किसी जगह मैंने इनकी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, बल्कि मैं क्रिटिसाइज ही करता रहता था हर वक्त ज्यादातर। मगर जो अब जो सहाफती तंजीमों की आप बात कर रहे हैं, तंजीमों का आप हाल तो देखें जरा कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हम। एक जमाना था कि बड़े बड़े जो हमारे आइकॉन से, निसार उस्मानी साहब, मिनहाज बरना साहब का ग्रुप अब तक मेरा ख्याल होगा शायद या खत्म हो गया है ये नहीं, मगर मिनहाज बरना साहब का रोल अगर आप देखें वो एक स्टेज पे तो वो बहुत बड़े आइकॉन थे। फिर जब उन्होंने कंप्रोमाइज करना शुरू किए तो वो इस स्टेज पे आ गए कि वो एक आपके बरतानिया की एम्बेसी में एक छोटी सी पुलिस पोस्ट लेके चले गए, वहां जाके उन्होंने नौकरी शुरू कर दी गवर्नमेंट की। अब इतने ऊपर से जब आप इतने नीचे गिरेंगे तो आपका यानी पूरे की पूरी जो स्ट्रगल थी जर्नलिज्म की उसको आपने डिमीन कर दिया एक तरह से, जमीन बोस कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह से आप अब जो मुझे तो नाम भी याद नहीं है कि आजकल पीएफयूजे कितनी है और कौन है उसमें और कौन लीडर है, कौन सदर है, कितने चैप्टर्स हैं, हर शहर में चैप्टर आपको मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो एक बिजनेस बन गया ना जी। आप प्रेस क्लब बना लें गुजरावाला का, चीचू की मलिया का, और वो फिर आप उसके नाम पे आप लोगों को बुला के तकरीरें कराएं, अपने पसंद के लोगों को, उनसे पैसे लें और उनके बाद मैं सर चाहूंगा कि इस पे हम एक अलग से प्रोग्राम करें और डिटेल सब्जेक्ट है और इस पे तो बड़ी डीप बात हो सकती है कि कौन को नाम लेके आप मुझसे बात करें कि किस किस का क्या क्या रोल है। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे। सर एक जाते जाते, क्योंकि टाइम हमारे पास, वीडियो बहुत लंबी होगी और लोग सुनना भी चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी है, इससे हमारे ईमान का ताल्लुक है। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम से मुतल्लिक बयानात वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इस पर रद्द-ए-अमल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर खाके नाउज़ुबिल्लाह लगाए गए और इस पर इमरान खान ने कहा कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज चोजन टू एनकरेज इस्लामोफोबिया बाय अटैकिंग इस्लाम रादर देन द टेररिस्ट हु कैरी आउट द वायलेंस। बट
beat Muslims, white supremacists or Nazist ideologies. Sadly, President Macron has chosen to deliberately provoke Muslims and his own citizens. सर, बहुत ही अफसोसनाक एक वाकया हुआ है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और बहुत ही अच्छा होता, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आज वहां पे करारदाद पेश की, बाकी लोग भी अगर बात करते, क्योंकि सबसे पहले तो ईमान का ताल्लुक है और पाकिस्तान फिर, और इस ताल्लुक को हमें आज वहां भी नजर नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर स्टैंड लिया है। जी सर, बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। और इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है तुर्की के सदर और इमरान खान साहब दो ही इस्लामिक मुल्कों के लीडर हैं जिन्होंने इस पर खुल के अटैक किया उनको, और खुल के इस पर तनकीद की है। और इमरान खान साहब ने तो इस्लामोफोबिया को एक इंटरनेशनल स्टेज पे वो लेके आए। हर जगह उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये करते रहना चाहिए। चाहे ये खाकों की बात बार बार आती है, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में, और उस पर रिएक्शन दुनिया भर में होता है और होना चाहिए। और ये बात जरूर करनी चाहिए। और हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, सबको भी मिलके कम से कम एक इश्यू पे तो मिलके एक आवाज से बात करनी चाहिए सबको। और बहुत ही कंडेमेबल है। फ्रांस, मेरा ख्याल है कि समझदार लोग थे वहां पे पहले भी, और वो कभी ऐसा दूसरे मुल्कों में होता था, किसी कार्टून बना दिया किसी ने या कुछ कर दिया और लोग उसको संभाल लेते थे। लेकिन अब भी उनको चाहिए कि जी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को वो एलिनेट ना करें। गुस्से में लोग आते हैं इस किस्म की बातों से, फायदा कुछ नहीं है। कितने लोगों को फायदा होता होगा, आई डोंट नो। बहुत शुक्रिया शाहीन भाई साहब, आपके वक्त का। व्यूअर से हमारा आज का शो था, काफी टाइम हमने लगाया, लेकिन ऑब्वियसली इश्यूज बहुत सारे थे और कुछ इश्यूज हमारे रह भी गए। इंशाल्लाह इस पे भी हम शाहीन भाई साहब का वक्त लेंगे। और मीडिया की जो आजादी की बार बार बात की जा रही है कि वाकई क्या प्रेस इन चेंज, इसमें हकीकत है या नहीं है, हम कितने आजाद हैं और हमारा जमीर कितना कैद है, किनके हाथों कैद है और कहाँ पे कैद हुआ है, इस पर भी तफसील से बात होगी। अपने कमेंट्स भेजिएगा। शाहीन भाई साहब हमारे साथ अब रेगुलर नशिस्त करते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनके सामने वो सवाल रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लंदन से और शाहीन भाई साहब को अमेरिका से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।